नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों फाइनली आप क्लास 10th के हैं, यानी कि क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है हिंदी का। किसका आ चुका है? हिंदी का मॉडल पेपर आ चुका है फाइनली साथियों। बहुत दिनों से मैं कभी भी वोट करता हूं तो बहुत सारे साथी कहते हैं सर क्लास 10th का मॉडल पेपर लाओ, क्लास 10th का लाओ। तो देखिए साथियों, क्लास 12 का जो मॉडल पेपर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं सेट 1 के अंदर। सेट 2 यदि टाइम बचेगा तो सेट 2 भी डालेंगे, लेकिन यदि पहली सारी क्लासों की टाइम मॉडल पेपर डालेंगे साथियों। ओके, तो क्लास 10th का मॉडल पेपर आ चुका है साथियों। सभी से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास 10th वाले साथियों को पता चल सके कि 10th का मॉडल पेपर डलना स्टार्ट हो चुका है। तो आज पहला दिन है हमारा और हिंदी का मॉडल पेपर डलेगा साथियों। ओके, पूर्णांक नंबर आपका 80 करेगा, 20 नंबर का 17 अंक है, हाफ ईयरली का मॉडल पेपर है साथियों। ओके, जो कब होगी दिसंबर के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी साथियों। दिसंबर यार फ्री हो जाएगी हाफ ईयरली एग्जाम से। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर आपको पुस्तिका में देना है। कहने का मतलब है कि जो अब शब्द वाले क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। तो किस प्रकार से आपको निकालना है? पंडित निकालना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है? पंडित निकालना है। अब क्या बचा यहाँ पर? आ बचा है, तो इसमें आयन लगा देना है। तो अब आपके सामने क्या सा प्रत्यय समझ में आया है? यानी कि प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा प्रत्यय सामने निकल? आयन निकल कर रहा है। आगे आयन, इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा साथियों। चलो कोई बात नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर का वो हो जाएगा। दूसरा है कि स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद का होगा। संधि विच्छेद है उसका क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे साथी सु प्लस अच। ओके, सु प्लस अच इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला है कि भ्रमर गीत की भाषा, यानी कि जो भ्रमर गीत हैं वो आपकी किताब के अंदर दिया गया है। तो उसकी कौन सी भाषा है, किस भाषा के अंदर उसको लिखा गया है साथियों? तो उसको लिखा गया ब्रज भाषा के अंदर। ओके, क्लियर हुआ। अगला है कि अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? अटनारी कविता में जो कविता लिखी गई है उसमें जो कविता दी गई है उसमें जो कौन से मौसम का वर्णन किया गया है? तो उसके अंदर आपके किया गया है बस फाल्गुन महीने का उसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका जन्म हुआ था काशी के अंदर। ओके, काशी में हुआ था। ओके, और कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था साथियों। कब हुआ था? 30 जनवरी 1900 को हुआ था, 1889 को हुआ था। क्लियर हुआ। 23 जनवरी 1889 को हुआ था और काशी के अंदर वाराणसी में हुआ था साथियों। जयशंकर प्रसाद का जन्म। अगला है कि शिवधनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? यानी कि शिवधनुष तोड़ने वाले थे कुछ, तो उसको परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु मान लिया था मेरे साथियों? तो उसको मान लिया था सहस्र भाव के समान। किसको? सहस्र भाव के समान। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? जो आपके चश्मा वाला पार्ट है उसके अंदर ये पार्ट है नेताजी की चश्मा। नेताजी की चश्मा। तो बाजार में किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो अब बाजार के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की चश्मा लगी थी मेरे साथ। क्लियर हुआ। मुझे पार्ट याद है, जब मैं पढ़ा था मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया था इसके अंदर। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है कि यही सच है कहानी संग्रह के लेखक है। यानी कि यही सच है, इस कहानी के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका नाम हो जाएगा मन्नू भंडारी। क्या नाम हो जाएगा? मन्नू भंडारी इसका लेखक का नाम हो जाएगा। अगला है कि लखनवी अंदाज लेखक के माध्यम से कवि ने एक चीज़ बता दो मेरे प्यारे साथियों आपको, जो पार्ट अट गए हैं उनके प्रश्न नहीं पढ़ना है, मुझे मालूम नहीं था इसलिए मैंने पीडीएफ बनाकर आपको सामने पेश कर दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ लेते हैं। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किए हैं? यानी लखनवी अंदाज थे आपके पास में, तो उसमें लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो नवाब पर। किस पर किया है? नवाब पर। जो नवाब होते हैं वो रेल के अंदर बैठा हुआ होता है और तरबूज लिया होता है, तरबूज लेकर बैठ जाता है और एक लेखक वहाँ पर आता है तो वो तरबूज को कुछ इधर उधर करके, शायद मुझे भी इतना याद है, शायद फेंक देता है, कुछ ऐसा करता है जिससे कुछ अलग चीज़ का, मुझे भी इतना है, लेकिन तरबूज तरबूज से खरीद लेते हैं वो। अगला कि मानव संस्कृति है, तो मानव किसी प्रकार की संस्कृति है साथियों? तो वो हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों अविभाज्य। कौन सी हो जाएगी? अविभाज्य ही। ओके, अगला है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। यानी कि मेहनतकश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो सभी को पता रहना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, गंतोक को कहा जाता है। किसको? गंतोक को। आया समझ में? ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का कि पिताजी तारकेश्वर से को प्यार से कहकर बुलाते थे। जो पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे मेरे साथियों? तो भोलानाथ कहकर, क्योंकि बहुत ही भोला व्यक्ति था साथियों वो, इसलिए उसको भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे साथियों। अब आते हैं आपके सामने रिक्त वाले प्रश्न। देखो सर, रिक्त स्थान वाले में बहुत कम बताता हूँ लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। चलो देखते हैं। जिस क्रिया में 2 क्रम पर रिक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कि कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। चलो छोड़ो। अगला है कि अविकारी शब्द को ही कहते हैं। यानी कि अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अव्यय। क्या हो जाएगा? अव्यय। तीसरा है कि समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। कौन सा समास? क्या है? समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, उसे समास का नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। तो विशेषण को, ओके, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको द्वंद्व करना है।
अग्रह की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सभी को पता रहना चाहिए, सर्वनाम कहलाते हैं। अज्ञा की उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पूर्व लगता है। क्या लगता है? पूर्व में जोड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। पहले साथियों क्लियर हुआ। और प्रत्यय बाद में लगते हैं। क्लियर हुआ। चलो कोई बात नहीं है, हमारे तो जो कुत्ता है भौंक रहा है, रो रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसको वही जाए, दूसरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर का आपके सामने कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ना है। यानी कि आपकी किताब में से कोई गणित ये गद्यांश नहीं आता है, अलग गद्यांश आता है जो आपको पढ़ा हुआ नहीं होता है, उसके साथ ही उसको पढ़ना है, उत्तर देना है आपको। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया था, इसके लिए इसका उचित शीर्षक हो जाएगा राष्ट्र का निर्माण। क्या हो जाएगा? राष्ट्र का निर्माण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है कि व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? मैंने पढ़ लिया था इसलिए मैंने इसका आंसर देख लिया है साथियों, मुझे पता है। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शिक्षा, शक्ति, व्यवहार आदि के द्वारा होता है, लेकिन इसमें से आपको एक ही चीज़ लिखनी है किसके द्वारा होता है, तो वो होती है शिक्षा के द्वारा। ओके। अगला है कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? यानी कि जीवन में हमेशा चलने वाली क्रिया क्या होती है? विकास होता है। ओके, विकास कभी रुकता नहीं है पहले साथियों। अगला है कि राष्ट्र के जीवन में नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए पहले साथियों? तो इसमें लिखा है, कहाँ पर लिखा हुआ है? शिक्षा से ही व्यक्ति राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होती है तो उस नागरिक का चरित्र भी अच्छा होगा। ओके, ये आपको इसमें लिखना है। अगला है कि गांधी जी के विषय में शिक्षा के विचार क्या थे? शिक्षा के विचार में तो गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा ही सही उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। चलो अगला है कि विनाश शब्द का विपरीतार्थ अर्थ क्या होगा? आपको गद्यांश में से देखना है, इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा सृजन। ओके, गद्यांश में से आपको चुन कर लिखना है। ओके, अलग भी हो सकता है, देखना है क्या होगा विनाश का। ओके, आगे आता है फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन, यानी कि ये भी आपके सामने अपठित पद्यांश आता है, गद्यांश पद्यांश आता है अपद्यांश। ओके, चलो देखते हैं इसको भी। इसमें पहला है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक आपको देखना है, तो इसका वीर भूमि हो जाएगा। ओके, मैंने इसका देख लिया था पहले। ओके, वीर भूमि हो जाएगा। दूसरा है कि मधु लेकर कौन आया है? मधु लेकर कौन आया है? मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंग। अगला है कि कंद किस वेशभूषा में है? तो कंद किस में है? तो यहाँ पर दिया गया है किंतु कंद वीर वेश में, किंतु कंद तो वीर भूषा में है वो। अगला है कि वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो वसुधा की तुलना वधु से की गई है, वधु का अर्थ दुल्हन। ओके, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें सरसों, एक चीज़ यहाँ पर देखो, फूली सरसों ने दिया रंग, तो सरसों कौन से महीने में आती रंग देती है? तो फागुन के महीने में, तो फागुन महीने का इसमें वर्णन किया गया है। अगला है कि फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो फूली सरसों ने रंग दिया। फूली सरसों होते फूल आ जाते हैं तो कौन सा रंग देते हैं? तो पीला रंग देते हैं मेरे प्यारे साथियों, समझो, पीला रंग। ओके, हो गया। आगे आता है खंडभय। तो खंडभय में पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखे। नौबत खाने में पाठ के आधार पर आपको लिखना है साथियों। चलो पाठ के आधार पर लिखते हैं। क्या करिए यार, आपके लिए करना पड़ता है ये सब। देखो, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर, तो काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति की असल झलक है। काशी को कहा जाता है संस्कृति की पाठशाला, क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संस्कृति की असल झलक मिलती है, वहाँ पर संस्कृति बहुत अच्छी तरीके से होती है साथियों। तो देखो यहाँ पर दिए गए कि काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा है। काशी के अंदर अच्छा महाकाल जैसा अच्छा संगीत सुनने को मिलेगा आपको। काशी में बाबा विश्वनाथ और हनुमान भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है? विश्वनाथ का है, और हनुमान जी का भी भगवान का मंदिर है वहाँ पर। काशी में प्रखंड पंडितों, विद्वान और कला प्रेमी का भी निवास है। प्रखंड पंडितों, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के, पंडितों के मंदिर मस्जिद वहाँ पर हैं। मस्जिद क्या मंदिर हैं, कला प्रेमी होते हैं, चोर चकारी होते हैं। काशी में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां भी रहते थे, नहीं थे? काशी में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां भी रहा करते थे, अब तो शायद मर गए हो। आगे हैं कि काशी में खान पान उत्सव और अन्य सामाजिक परंपराएं, खान पान भी बड़े ही धूमधाम से होता है। यहाँ पर खाने पीने की बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहती है। कुछ भी मान लो आप, उत्सव भी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे सब मकर संक्रांति, अलग अलग त्यौहार, सभी प्रकार की जयंतियाँ, सब कुछ मनाई जाती है वहाँ पर। आगे काशी में प्रेम, अपनेपन, तहजीब, भाषा, बोली और अलग अलग धर्म और संस्कृति विद्यमान है। काशी में अनेक प्रकार की धर्म जातियाँ विद्यमान हैं साथियों। आगे काशी को भारतीय शास्त्रों का भंडार माना जाता है, शास्त्रों का, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान पंडित रहते हैं काशी के अंदर, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा खून खराबा भी सबसे ज़्यादा होता है साथियों। आगे काशी को आनंद कानन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, फिल्मों के अंदर भी आपने सुना होगा काशी, और काशी में भूत भगाते हैं भाई, बिल्कुल सत्य है। काशी के अंदर भूत तक नहीं आते हैं, मंदिरों के अंदर भूत नहीं आते हैं, मंदिरों के बाहर आपको हज़ारों भूत मिल जाएंगे, देखिए। लेकिन ये जरूर नहीं कि आपको काटे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर है वहाँ पर, इसलिए देखो गलत अफवाह हम नहीं फैला सकते, क्योंकि हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हम फिल्मों के अंदर देखते हैं साथियों।
इसलिए काशी बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। वहाँ पर हमेशा घूमने जाओ, वहाँ पे अपने माता पिता के जाओ, साथ लेकर जाओ, अपने माता पिता के साथ सभी को लेकर जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति असंस्कृति में कब बदल गई? संस्कृति है लेकिन असंस्कृति में बदल गई तो कब बदल गई? चलो देखते हैं, इसका आंसर भी वही मिलेगा हमको। टाइम बहुत लगेगा या क्लास लंबी हो जाएगी। चलो देखते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का इस्तेमाल विनाश के लिए किया जाता है तब यह असंस्कृति बन जाती है। कहने का यह मतलब है, कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शक्ति बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। मानव के अंदर क्या अस्वीकार यानी कि योग्यता बहुत अधिक, भावना बिल्कुल मिट चुकी है, प्रेरणा देने वाले बहुत हो चुकी है, प्रवृत्तियाँ भी हो चुकी है। इसलिए संस्कृति में वही जो मानव कल्याण की भावना से जुड़ा आविष्कार होता है तो उसे संस्कृति कहते हैं। ओके, देखो संस्कृति के बारे में कुछ बातें इस प्रकार से देखिए कि संस्कृति किसी विशेष समाज के विचारों, रीति रिवाजों, सामाजिक दृष्टिकोण और कार्यों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? सामाजिक विचारों को दर्शाते हैं, रीति रिवाज को, सामाजिक दृष्टिकोणों को, इसको दर्शाते हैं वो। दूसरा पॉइंट है कि संस्कृति गतिशील होती है और समय के साथ इसमें नए विचार और कौशल जुड़ते हैं। यानी कि संस्कृति गतिशील आगे बढ़ती रहती है और नए नए विचार आते रहते हैं। जैसे समय परिवर्तन होता है जैसे ही संस्कृति में भी नई भावनाएं उत्पन्न होती हैं। संस्कृति की परिभाषा के आधार पर सांस्कृतिक विरासत उन सभी आदतों, श्रृंगार, भाषा, कला, संगीत, नृत्य, धर्म, रीति रिवाज और अन्य सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों का संग्रह है। ओके, तो आगे समझ इस प्रकार से संस्कृति में बदल गई साथ ही। अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार कविता का मूल भाव इस लिखिए, यानी कि जो संगीतकार कविता है उसका मूल भाव लिखिए कि वो उसका मूल भाव किस प्रकार से दिया गया है, यानी कि शॉर्ट तरीके में लिखना है। चलो लिख लेते हैं उसको भी। संगीतकार कविता का मूल भाव है कि मुख्य कलाकार को महत्व देने के साथ साथ उनके संगीतकार को भी उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। ओके, संगीतकार को उचित सम्मान है, ये जरूर नहीं कि उसकी कला है उसको ही सम्मान दे, उसको खुद को भी सम्मान देना चाहिए। कविता में कवि ने यह समझने का प्रयास किया है कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने अधीनस्थ अपने खुद के सहयोग के बिना सफलता नहीं पा सकता। चाहे गायक कलाकार कोई भी हो, चाहे हमारे राजस्थान के सिंगर हो, लेकिन दूसरों उसको सहयोग जरूरी है। यानी कि कभी भी हम रामलीला करते हो, चाहे जागरण करते हो, तो उसमें मुख्य गायक के साथ साथ गायक कलाकार होते हैं। ओके, गायक कलाकार के साथ गायक होते हैं, उससे उसको सफलता मिलती है। कवि ने इसी कविता के जरिए ये भी बताया है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी सम्मान दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का सम्मान करे, चाहे वो किसी प्रकार का काम करे, लेकिन उसको वो इज्जत कमा रहे हैं साथ ही। क्योंकि गरीब लोग होते हैं उनकी इज्जत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब इज्जत मिट्टी में मिल जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। संगीतकार कविता से जुड़ी कुछ और बातें इस प्रकार से निम्नलिखित में दी गई हैं। तो इस कविता में मंगलेश डबराल ने लिखा है, यानी कि जो एक संगीतकार जो कविता है किसने लिखी है? मंगलेश डबराल ने लिखी है। यह कविता साल 2004 में प्रकाशित हुई। काव्य संग्रह आवाज भी एक जगह है में शामिल हो गई। ओके, 2004 में प्रकाशित हुई। कौन सी कविता? संगीतकार। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगीतकार कविता कौन से सन के अंदर प्रकाशित हुई थी? वैसे देवालय में। ओके, रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है। चलो छोड़ो, आगे पढ़ते हैं हम। आगे दूसरे 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मकथ्य क्या है कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। तो देखते हैं किन किन का प्रयोग किया है। चलो देखिए साथियों, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य में कवि ने कई बिंबों का प्रयोग किया है। चलो देखते हैं किन किन का प्रयोग इसमें किया है। पहला है कि मधुप शब्द का प्रयोग भंवरे के लिए किया गया है। भंडारे के लिए भंवरे के लिए किया है मधुप शब्द का प्रयोग। कवि ने मनरूपी भंवरे के माध्यम से अपने जीवन के भाग और अभावों का वर्णन भी किया है। किसका किया है? जीवन के भाग्य के और अभावों का। उसे भाग यानी कि भाग्य का और अभावों यानी कि उसके जीवन में किस प्रकार से दुख आए, किस प्रकार से उन्हें दुख जीवन जिया, इस प्रकार के उन्होंने वर्णन किया है साथियों। अगला पॉइंट है कि अरुण का पौधों की मतवाली सुंदर छाया में अरुण का पौधों में रूपक अलंकार है। क्या है? मतवाली सुंदर छाया में अरुण का पौधों में रूपक अलंकार विद्यमान है। आगे है कि मेरी मौन अनुराग में उमा अनुप्रकाश अलंकार है। इस प्रकार के बिंब को स्पष्ट करना कहते हैं। खिल खिलाकर आते में पुनरुक्ति अलंकार है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 9 नंबर का कि लेखक को हीरो समाज के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव है? प्रत्यक्ष देखकर यानी कि सामने देखकर कैसा अनुभव हुआ? पर कैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से सामने देख लेते हैं। जैसे को अजगर शाम हमने कभी नहीं देखा, लेकिन देख लेते हैं, कहते हैं कि हमने अरे प्रत्यक्ष रूप से देखा था यार, वहाँ पर बहुत हवा छोड़ा था हमने, खुद अपनी आंखों से। इस प्रकार से तो लेखक को हीरो समाज के विस्फोट को देखकर कैसा अनुभव हुआ, कैसा फील हुआ उनका? चलो देखते हैं। चलो देख लेते, पॉइंट वाइज देख लेते। पहला पॉइंट इसमें दिए गए हैं कि उसे लगा कि मानो किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो, उसको इस प्रकार से लगा हो कि किसी ने उसको थप्पड़ मार दिया मेरे भाई। दूसरा पॉइंट है कि उसे लगा कि वह स्वयं हीरो समाज बम का उपभोक्ता बन गया है। उपभोक्ता मतलब देखने वाला फिर खरीदने वाला, इस प्रकार से उपभोक्ता बम का खरीद। ओके, आगे है कि उसे लगा कि अणु विस्फोट उसके अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गए हैं, क्योंकि उसके अंदर आ गया हो। उसे लगा कि अवाक इतिहास जैसे भीतर कई सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके इतिहास के अंदर के उसके अंदर कोई जलता हुआ सूर्य आ चुका है, आया ही और वापस उसके अंदर ही डूब गया। उसको ऐसा लगा, प्रत्यक्ष रूप से देखा था इसलिए उसको ऐसा लगा। सारे
कि लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई और उसे लिखने के लिए प्रेरित हो गया, और उसे अनुभूति अच्छे दर्द की जो भी कुछ भी हुई सबको अनुभूति हो गई और उसको लिखने के लिए उसने सोचा, साथियों प्रेरित हो चुका, लिखने की गाड़ी ठान ली उसने। चलो छोड़ो बात को, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आए कि 10 नंबर का है कि प्रत्येक पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति है। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका, पहाड़ियों का मतलब क्या है, जो स्त्री पत्थर तोड़ती स्त्रियों, ओके, स्त्री पहाड़ी तोड़ती को देखकर लेखिका किस प्रकार से अनुभूति हुई, उसको कैसा लगा साथ। चलो देखते हैं, चलो भाई देखते हैं किस प्रकार से उसको क्या लगा। वहाँ कुछ पहाड़ी, यहाँ जब घूमने गई थी, वो घूमने गया था, कहीं कभी चला गया होगा, तो वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए, यानी कि रास्ता बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, ओके। उनकी आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल तोड़े थे। कुदाल का मतलब कुदाली होती है। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे, क्योंकि बच्चे भी घर पर होते हैं तो उनका कुछ दूध पीने का स्रोत है तो महिला के पास होता है, तो इसलिए वो अपनी पीठ पर बच्चों को भी बांध कर वहाँ पर ले जाया करती थी। कुछ महिलाओं के पास था, ओके। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही है, ओके। इस प्रकार से तो देखो जाती हूँ अलग अलग, देखो हम तो भारत देश में हैं। अब भारत देश में हम कहीं जिलों से देख रहे हैं, कहीं राजस्थान से देख रहे हैं, तो देखो जाती हूँ हमको तो बस कुछ नहीं पता, हमको ये पता है कि बस नौकरी लगो, और हमको इतना दुख है कि कोई किसी को है ही नहीं। हमको क्या दुख है मेरे भाई साथियों, हम किसी भ्रमण करने जाओ कहीं पहाड़ियों में, चोटियों में, वहाँ पर जो महिला मंडल हैं वो कुछ ना कुछ करते मिलेगी, बच्चों के साथ भी वर्तमान में भी मिलेगी, लेकिन मैं तो कहीं नहीं गया, लेकिन फिर भी न्यूज़ आती रहती है कि फलाना हो गया यहाँ पर ढीकड़ा। तो घूमने जाया करो साथियों अपने माता पिता के साथ, वहाँ देखा करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और ज़िंदगी आ चुकी है साथियों, ज़िंदगी एक बार मिल चुकी है, हमको बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए फुल एंजॉय करो, फोटो लिखो और अच्छा एंजॉय करो साथियों। जहाँ घूमने का इच्छा हो, घूमने जाओ, मन करे तो जाओ यार, लेकिन फालतू कुछ नहीं। ओके चलो अलग क्वेश्चन की ओर बढ़ते, छोड़ो इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो इसका अर्थ होता है कि आंखों से आंसू आ जाना, जिसका प्रयोग जैसे कि कोई पिता है तो बेटे की, जैसे कोई पिता होता है बेटे को विदा करते समय आंखें आंसू से भर आ जाती है साथ, इसलिए ओके इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो। खंड से है तो खंड से में आपको पठित गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसका गद्य आना उत्तर देना है। पता है कि लेखक दुखी हो गया, लेखक दुखी क्यों हो गया मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर लिखा है, पहले लाइन लिखी कि बार बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर गृहस्थी या जवानी ज़िंदगी सब कुछ देर भर हंसती और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते दुखी हो गए, क्योंकि यहाँ तक आपको लिखना है यदि ऐसा आता है कुछ। तो अगला कि हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से आए थे, 15 दिनों बाद। कितने? 15 दिन बाद, यह लिखा 15 दिन बाद। आगे कि सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्यों नहीं था भाई? क्योंकि मास्टर भूल गया था, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। आगे लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि कैप्टन मर गया, इसलिए वो वहाँ रुकना नहीं चाहता। यहाँ है कि कैप्टन मर गया, सोचा वहाँ रुकेंगे भी नहीं, बान भी नहीं कहेंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, ये है बस। लेकिन यहाँ मेन अर्थ है कैप्टन मर गया था इसलिए, इस कारण से। चलो आगे तो हमें, और ये जो बच्चे में आपको करना PDF डालूंगा चैनल पे मैं, ओके, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आपका लेना साथियों। आगे कि बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भगत कहा गया है, तो देखते हैं क्यों कहा गया है। चलो साथियों देखो यहाँ पर दिया गया है कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त होते हुए भी भगत कह रहा है। देखिए साथियों बाहरी आवाज़ें आ रही हैं, उनको ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि देखो गाँव के हैं तो भाई गाँव में आती रहती है, चलो कोई बात नहीं है। क्योंकि वे साधुओं की तरह रहते थे और साधु की सारी परिभाषा में खरा होता था कि बाल गोविंद भगत को साधु इसलिए कहते थे, ग्रस्त इसलिए भगत इसलिए कहलाते कि साधु की वेशभूषा में रहा करते थे, पीले कपड़े पहना करते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते थे, इस प्रकार से रखते थे, और जितने भी साधु काम करते थे उनकी सभी जितने भी कार्यकाल काम थे उन सभी में खरा उतरते थे साथियों। ओके यहाँ पर कुछ बातें दी गई उनके बारे में, तो पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट है कि वे कबीर के पक्के भक्त और उनके गीत गाते थे, यानी कि वे कबीर जीते उनके गीत गाया करते थे और पक्के वाले भक्त थे, छोटे मोटे भक्त नहीं थे साथियों। दूसरा पॉइंट है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। अरे भाई आज के ज़माने में कौन झूठ नहीं बोलता, कौन बोलता है सत्य? ये पूछो, कोई सत्य नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। हमेशा खरा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते, खरा मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी से अच्छा बोलते हैं, अच्छा बिल्कुल सही बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते थे पहले के ज़माने के लोग। अगला पॉइंट कि वे किसी की चीज़ों का उपयोग बिना अनुमति मांगे नहीं करता। आजकल के ज़माने में ऐसे हैं कि हम तुम्हारी लकड़ी दे जाएंगे, ले जा, नहीं लकड़ी ले, तुम्हारी लकड़ी ले गई, अरे क्या लगे यार। और वो कभी चीज़ को किसी को छुआ तक नहीं करते थे, कि मांगा बिना, कि वो मांगते थे कि मैं तुम्हारे फलाना चीज़ ले जाऊँ, फलानी। आज के ज़माने कुछ नहीं पूछते, ले जाने के बाद 10-15 दिन बाद बोलते हैं ये तुम्हारी चीज़ लगे, कब लगे 15 दिन करते हुए। आगे किसी से भी 2 ट्रक बात करने में संकोच नहीं करते थे, नहीं किसी को झगड़ा करते थे। कहने का समझ में आ रहा है बात? 2
फर्क बात कर, दो टोक बात करने में, तो वो किसी दो का संकोच नहीं, किसी घबराते नहीं थे किसी से बात करने के अंदर वो, और किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे, बिना बात किसी से झगड़ा नहीं करते, झगड़े में पिसते भी नहीं थे शादी, मतलब क्या है बिना बात। इसलिए अगला और आज के, अरे तुम्हारा लफड़ा हो गया, चलो हम भी चलते हैं यार। अगला पॉइंट है कि वे अपना तन मन प्रभु शक्ति और भक्ति गीत गाने में लगाया करते थे। वे सर्दी हो या गर्मी अपने प्रजनन में तल्लीन भजन में तल्लीन रहा करते थे साथियों। अगला पॉइंट है कि वे अपने बनाए कठोर नियमों का दृढ़ता से पालन किया, नियम को तो बनाते थे वो साथियों, और उसका बिल्कुल सत्यवादी की तरह से पालन किया करते थे साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छोड़ो इस बात को। चलो अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए हैं कि लेखक पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय या असुरक्षित क्यों मानते थे? क्यों मानते थे भाई, मुझे भी पता नहीं था, चलो देख लेते हैं क्यों मानते थे। अरे यार ये क्लास लंबी बहुत हो गई यार, इससे मज़ा नहीं आ रहा यार। ओके चलो देखते हैं कि सुरक्षित क्यों। पहला पॉइंट है कि पहले घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं रहती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक पहले रहती थी। पहले घर की दीवारें घर तक ही सीमित नहीं रहती थी, पूरे मोहल्ले तक ही पहले रहती थी। ओके, पड़ोस कल्चर से हमें अपनत्व, सुरक्षा और विस्तार मिलता था। अपनत्व यानी कि जो पहले का कल्चर था उसके अंदर अपनत्व अधिक मिलता था, प्रेम ज़्यादा मिलता था, सुरक्षा भी और विस्तार मिलता था साथ। कहने का यह तात्पर्य है कि अपना प्रेम इसमें ज़्यादा मिलता था। सुरक्षा का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे ताला नहीं लगा कर जाता था, 2-2 3-3 दिन चला जाता था, लेकिन कुछ चोरी और नहीं था। आज के ज़माने में 1 मिनट में सब कुछ हो जाए भाई, आज का ज़माना अलग है भाई, पहले का ज़माना अलग है। चलो कोई बात नहीं है, छोड़ो इस बात को। अगला पॉइंट है कि पहले पड़ोस में रहते हुए हम पूरे मोहल्ले को अपना मानते थे। पड़ोस में रह करते थे, कहीं भी चले गए तो अपना मानते थे कि मेरा घर है, फलाना चीज़ मेरी है। लेकिन आज के ज़माने में अरे कहाँ, अरे मेरा घर है, फलाना ढिगड़ा हो जाए। आजकल महान फ्लैट कल्चर की वजह से पड़ोस कल्चर खत्म हो गया। महानगर बड़े बड़े जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, इसके अंदर सब कुछ खत्म हो गया। फ्लैट के अंदर फ्लैट बना जाते हैं, कुछ एक चीज़ भी कुछ इधर उधर लड़ाई झगड़ा चालू। फ्लैट कल्चर में जीवन सिर्फ अपने तक सीमित हो चुका है। फ्लैट कल्चर में बिल्कुल सत्य बात है भाई। अगला पॉइंट है कि फ्लैट कल्चर में एकाकीपन बढ़ता जा रहा है। एकाकीपन का मतलब अकेलापन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अकेला रहना ही पसंद करते हैं साथी फ्लैट के अंदर। अरे भाई क्यों बार बार। अगला पॉइंट है कि फ्लैट कल्चर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई में जितना बड़े बड़े शहर है फ्लैट में रहते लोग, कोई कितना मतलब, नीचे कोई मर गए तो कोई दिखता है, ऊपर हमारे शादी में डीजे बजाएंगे भाई, कोई मतलब नहीं। और गाँव के अंदर भी वर्तमान थोड़ी बहुत चीज़ इज्जत तो बची हुई है। यदि गाँव में कोई मर जाता है तो कोई डीजे नहीं बजाते, शादी ब्याह हो कुछ भी हो अपने शांति से शादी ब्याह करेंगे, लेकिन कोई मर जाता है डीजे नहीं बजाते हैं। और इस प्रकार से चलो कोई बात नहीं है, शायद जो बातें होते थे। चलो अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर का आत्मकथा कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ को अभागी पक्ष की और मार्मिक अभिव्यक्ति की जो अपने शब्द में उसे अपने शब्दों में लिखना है साथियों। चलो देख लेते हैं किस प्रकार से अपने शब्दों में लिखना है इनको, चलो देखते हैं। चलो देखिए साथियों, उत्तर है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं करना या चाहता है, अपनी भूली प्रशंसा भक्ति को करने में चिंता की अनुभूति होती है। चलो कोई बात नहीं साथियों, हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। जो क्वेश्चन बचे हुए 15 और 22 क्वेश्चन है पूरे साथियों, इसके अंदर 5 तो ये 7 क्वेश्चन बचे। 7 क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए वहाँ से आप देख लेना। सारी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए सभी दोस्तों को जय हिंद।